दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने जा रही है बिहार बेल्ट्रॉन के लिए। आप लोग के पास मात्र अब 5 दिन का समय शेष बाकी रह गए हैं और आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो में हम टोटल 50 सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो इसका अटेम्प्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पिछले साल पूछा गया प्रश्न है और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। टीसीएस के द्वारा ऑफिशियल ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का प्रकार नहीं है, कौन सा इंटरनेट सेवा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए DSL है, 4G है, URL है, केबल है। तो यहाँ पे देखिए DSL ये भी मतलब नेटवर्क का सर्विस है, 4G ये भी है, केबल ये भी है। बाकी URL जो है ये मतलब एड्रेस है। ठीक है, जैसे कोई गूगल पे सर्च करते हैं www.beltron.com, तो ये एक तरह से URL हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। यह इंटरनेट सेवा के प्रकार नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद सेकेंड में आपको जानकारी देना है, एक उपयोगकर्ता शो एवं हाइड पैराग्राफ मार्क सक्रिय करता है, दस्तावेज को प्रिंट करते समय क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट में राम इज गुड बॉय लिखे है और लास्ट में गुड बॉय के लास्ट में इंटर दबा दिए है। उसके बाद आप देखेंगे होम मेन्यू के पैराग्राफ समूह में एक हाइड एवं शो मार्कर आता है, पैराग्राफ मार्कर आता है कि आप जहाँ जहाँ पे मतलब इंटर लिए होंगे तो वहाँ पे आप लोग को इस तरह से सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिंबल आ जाएंगे, मतलब पैराग्राफ मार्क उसको हम बोलते हैं। तो वो आप लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आप इंटर किए होंगे वहाँ वहाँ पे जो है शो आप लोग को करते जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर जानकारी देना है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या वो पैराग्राफ चिन्ह भी प्रिंट होगा, क्या होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले है आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंट करते समय। तो यहाँ देखिए पैराग्राफ नहीं छपेंगे, केवल एक ही पैराग्राफ मुद्रित किया जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद पैराग्राफ मार्क छपे होंगे, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं है। पैराग्राफ मार्क लगाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हम देखेंगे वो आप लोग को मतलब शो नहीं करेगा, मतलब कोई भी प्रभाव पड़ने वाले नहीं है डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड में आपको जानकारी देना है कि ईमेल पर प्राप्त एक एक्सेल फाइल में कॉलम के नाम ABC और उसके बाद यहाँ तक D नहीं दिया गया, EFG दिखाई देते हैं, कॉलम D के दिखाई नहीं देने का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है कॉलम ABCDEFG है, उसमें D नहीं है, इसे जो है मतलब यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जो D यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसे हटा दिया गया है, इसे छिपा दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, इसे हाइड कर दिया होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद फोर्थ में आपको जानकारी देना है सूत्र टू डे का आउटपुट क्या होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ देखिए टू डे का जो होगा आपको वर्तमान जो आज का तारीख होगा वो आपको मतलब इंसर्ट करके देगा, वर्तमान तारीख। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में है फार्मूला दर्ज करने का तारीख, वर्तमान समय, एक्सेल सीट के निर्माण का तारीख, वर्तमान तारीख का। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। जैसे आज हो गया आप लोग का 7 सितंबर 2024 हो गया, तो यही आप लोग को प्रिंट करके देगा अगर आज मतलब इंसर्ट करते हैं MS एक्सेल में। तो ठीक है, उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि एडवांस स्लाइड विकल्प MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू में होता है एडवांस स्लाइड। तो यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन में इंसर्ट है, फाइल है, ट्रांजिशन है, व्यू है। तो एडवांस स्लाइड जो होता है वो ट्रांजिशन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेन्यू में रिबन पर डैश डैश कमांड का उपयोग करेंगे। मतलब देखेंगे MS एक्सेल में कॉलम का जो चौड़ाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है, आप उसे बदलना चाहेंगे उसमें या 5, 10, 11 या शून्य करना चाहेंगे, तो इसके लिए कैसे करेंगे, कॉलम फॉर्मेट टेबल साइज। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज लेना चाहेंगे तो वहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को हमेशा दिखाना चाहते हैं, आप कौन से कमांड का विकल्प चुनेंगे। होम में फ्रीज पेन, उसके बाद व्यू फ्रीज पेन, व्यू फ्रीज टॉप रो, उसके बाद व्यू फ्रीज रो एंड कॉलम। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट आप हमेशा कॉलम और शीर्ष यानी कॉलम और रो दोनों को जो है दृश्यमान रखना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप क्या चुनेंगे, तो व्यू में जाएंगे, फ्रीज टॉप रॉ कर देंगे उसके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। बाकी होम में मतलब फ्रीज पेन नहीं होता है, बाकी व्यू में जो होंगे तो फ्रीज पेन नहीं होता है, बाकी यहाँ पे व्यू फ्रीज टॉप रॉ करेंगे तभी आपका मतलब रॉ और कॉलम जो वो दृश्यमान रहने वाले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। बाकी व्यू फ्रीज रॉ एंड कॉलम ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 8 में MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक 2016 में नई वर्कशीट के लिए इंसर्ट सीट विकल्प डैश डैश रिबन के अंतर्गत मौजूद होता है। तो यहाँ देखिए डिजाइन है, इंसर्ट पेज लेआउट, उसके बाद होम। यहाँ पे जानकारी देना है कि वर्कशीट जो आप इंसर्ट करेंगे ये विकल्प कहाँ पे होता है, तो ये होम मेन्यू के सेल्स ग्रुप में होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है विंडो XP में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए डैश डैश विकल्प का उपयोग करेंगे, तो उसे आप सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेटिंग टूल बार में मौजूद नहीं है। तो यहाँ देखिए बोल्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है, रैप टेक्स्ट है, बाकी टेक्स्ट बॉक्स जो है ये नहीं होगा, ठीक है। ये इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट समूह में होता है, ठीक है। बाकी बोल्ड, टेक्स्ट हाईलाइटेड, रैप टेक्स्ट ये सब फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आते हैं। उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट एलिमेंट अपने पार्ट को समान रूप से मार्जिन के बीच वितरित करता है, मतलब दोनों साइड से समान होना चाहिए, उसके लिए हम जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2016 में एक बड़ी वर्कशीट में आप कॉलम और शीर्ष यानी पंक्ति को हमेशा दृश्यमान रखना चाहते हैं। फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करने से पहले किस सेल को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, A2, A1 और B1, B2। तो राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। B2 को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और देखेंगे सबसे पहला जो होता है कोई भी मैटर होता है तो आपको फ्रीज टॉप रॉ करते हैं तो वो हमेशा दिखाई देते रहता है, नीचे या ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो वो हमेशा दिखाई देते रहते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देना है, जैसे देख लेंगे तो मतलब इस तरह से जो होता है इसे हम रॉ बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर से नीचे जो आता है इसे हम कॉलम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीरियली नंबर 1 2 3 4 5 है और जैसे इधर इस साइड से आप स्क्रॉल करते जाते रहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सीरियली नंबर है वो हमेशा दृश्यमान रहे, बाकी जो भी मैटर है वो हाइड हो जाए, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। पहला जो यहाँ पे कॉलम है सीरियली नंबर वाले ये हमेशा मतलब दृश्यमान रहना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम B2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फ्रीज पेन में जाएंगे तो फ्रीज कॉलम करेंगे तो आपको दृश्यमान रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे तो सीरियली नंबर जो भी है वो हमेशा दिखाई देते रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि CPU में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होता है। तो देखिए CPU में जो मेमोरी होता है सबसे तेज़ मेमोरी वो कैश मेमोरी रहने वाली है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट डिलीट की जाती है और फिर वर्क बुक को सेव कर दिया जाता है। डिलीट की गई वर्कशीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया जाएगा और यहाँ देखेंगे ये छिप जाता है और इसे पुनः दिखाया जा सकता है, इसे ट्रेस बिन से रिकवर किया जा सकता है, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कोई सीट में है, देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 2007 में 3 सीट होता है और 2016 अभी लास्टेड वर्जन जितना भी है उन सभी में 1 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कोई सीट को आप डिलीट करते हैं तो क्या होगा, इसे दोबारा से रिकवर कर पाएंगे या क्लिपबोर्ड में वो सेव हो जाएगा। तो देखिए वर्कशीट को आप जब भी डिलीट करेंगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या DSL कनेक्शन में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तांबे तार, फाइबर ऑप्टिकल, केबल टीवी, लेन। तो इसका राइट आंसर यहाँ देखेंगे फाइबर ऑप्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या DSL कनेक्शन में जो आप लोग का जो तार उपयोग होता है उसमें फाइबर ऑप्टिकल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है।
कोबोल है, असेंबली लैंग्वेज है, पाइथन, जावा। तो देखेंगे असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2016 में जल्दी से वैकल्पिक कॉलम को अलग अलग रंगों के साथ फॉर्मेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट एज थीम्स डिजाइन, और उसके बाद होम फॉर्मेट एज टेबल। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देखेंगे मतलब बी नंबर हो जाएंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, स्टाइल सेक्शन में देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि कोई भी जैसे राम इज गुड वह लिखे है, बहुत सारे टेक्स्ट है और सभी को आप सेलेक्ट करेंगे और अलग अलग रंग चुनेंगे तो काफ़ी मतलब अलग अलग फॉन्ट कलर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। और इससे चाहते एक बार में ही आपका फिल कलर और साथ ही फॉन्ट कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप फॉर्मेट एज टेबल करेंगे, ठीक है। और वहाँ से आप जो भी मतलब रंग कलर लेना चाहते हो है वहाँ से ले सकते हैं। चलिए उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि MS पावरपॉइंट 2016 में डैश डैश मेन्यू के तहत रिहर्सल टाइमिंग उपलब्ध होता है। इंसर्ट है, उसके बाद फाइल है, स्लाइड शो होता है, एनिमेशन है। तो MS पावरपॉइंट में जो रिहर्सल टाइमिंग होता है वो स्लाइड शो में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए फॉर्मेट विकल्प डैश डैश मेन्यू के अंतर्गत मौजूद होता है। तो देखेंगे MS एक्सेल में होम मेन्यू के फॉर्मेट में देखेंगे रीनेम सीट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीन पर रूलर बार और स्क्रॉल बार देखेंगे। रूलर बार सबसे ऊपर होता है और स्क्रॉल बार दाएं साइड से होता है और सबसे नीचे में होता है। और यहाँ पर देखिए जानकारी दी जा रही है कि स्क्रॉल बार और स्टेटस बार की डिफ़ॉल्ट स्थितियाँ क्रमशः डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। ऊपर में देखेंगे रूलर बार होता है, उसके बाद दाएं साइड से देखेंगे स्क्रॉल बार होता है और एक स्क्रॉल बार वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एक मतलब स्क्रॉल बार जो होता है एक दाएं साइड से होता है और एक नीचे से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं में से वेब। उसके बाद यहाँ देखिए वेब संबंधित कार्य करने के लिए प्रयुक्त एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड के साथ जो हमेशा HTTP का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है, सही क्रम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि एक स्थान से काटकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी का सही क्रम क्या होगा। यहाँ देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी, ये नहीं बताया जा रहा है कि एक स्थान से हटाकर या एक स्थान से कट करके है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल-C से कॉपी करके आप किसी दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। परमानेंटली ये नहीं कहा जा रहा है कि एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर इसे मतलब प्रविष्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसको आप ध्यान से आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और मैट्रिक्स MS एक्सेल में निम्नलिखित में किस को दर्शाता है। चार्ट, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। लिस्ट देखेंगे, प्रोसेस, साइकिल और मैट्रिक्स MS एक्सेल में होता है स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है उत्तर पुस्तिका ब्लैक एंड वाइट चिन्हों को पढ़ने और इसे कंप्यूटर पर भेजने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। इसके लिए जो है OMR शीट हो जाएंगे। यहाँ देखिए उत्तर पुस्तिका जब भी आ जाएंगे तो उसके लिए हम OMR शीट मतलब चयन करेंगे, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट चिन्हों को पढ़ने और इसे कंप्यूटर भेजने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो OMR शीट बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है कौन सी कुंजी इंस्ट्रक्शन पॉइंट के दाईं ओर के वर्ण को डिलीट करता है। यहाँ देखिए दाईं ओर पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम डिलीट कुंजी दबाएंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे राम इज गुड बाय और आपका कर्सर यहाँ पर, तो डिलीट करेंगे तो यहाँ पे समझ सकते हैं R और
ए आर एस जो भी है इस साइड से मतलब डिलीट होगा दाएं साइड का, ठीक है। और बैक स्पेस करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड से मतलब जो भी वो लेटर है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही फ़र्क है दोनों में। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है MS पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज डैश डैश मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ये व्यू मेन्यू के लास्ट में होता है मैक्रोज, ठीक है। वहाँ से आप नया रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कस्टमाइज करके बनाना चाहते हैं वो मैक्रोज से रिकॉर्ड करके बना सकते हैं। शॉर्टकट काफ़ी सारा हेल्प मिलता है मैक्रोज से। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है MS पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज, ये क्वेश्चन हो गया। 28 में आपको जानकारी देना है MS पावर पॉइंट 2016 में चयनित आकार की फॉर्मेटिंग की कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि फॉर्मेट पेंटर का कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और सी से आप कोई भी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 स्लाइड मास्टर को डैश डैश मेन्यू से देखा जा सकता है। तो ये स्लाइड मास्टर जो है आप व्यू मेन्यू से मतलब स्लाइड मास्टर के फॉर्म में देख सकते हैं मतलब स्लाइड को, ठीक है। स्लाइड मास्टर व्यू होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है वेब सर्वर, देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेब सर्वर 404 एरर, इस तरह से आप कहीं भी देखे होंगे जब भी आप वेबसाइट पे कोई चीज़ सर्च किए होंगे अभी तक में, तो ये इस तरह से एरर आपको कभी न कभी देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी देना है कि नामक टेक्स्ट संदेश प्रदर्शित करता है भेजता है, इसका अर्थ क्या है। वेब पेज नहीं मिला। उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे वेब पेज प्रतिबंध है, वेब पेज मिल गया, फाइल का नाम बदल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, वेब पेज नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए 31 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है लेकिन इसमें काफ़ी सारे छात्र जो है गलत कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट और भी मार देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और भी जो होता है फॉर्मेट पेंटर की जो कॉपी है उसे पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब बाकी MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल अल्ट और भी होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में सिलेक्ट की गई सेल्स को डिलीट करने हैं तो डिलीट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कोई सिलेक्ट की गई है, MS एक्सेल में सिलेक्ट की कोई भी सेल को सिलेक्ट किया है और उसे आप डिलीट करना चाहेंगे तो शॉर्टकट विधि से कैसे करेंगे, तो कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रोल प्लस से आप नया ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए माइनस हो जाएंगे, कंट्रोल के साथ माइनस और कंट्रोल प्लस के साथ एक नया जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 33 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स डैश डैश में होता है। तो ये शेप्स जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे। उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 क्लाउड्स यानी आकृतियाँ में डैश डैश उपलब्ध होती है। यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में क्लाउड्स होता है, ये शेप्स में होता है। तो ये कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब, उसके बाद क्लिप आर्ट, इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट टैब, उसके बाद शेप्स। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। क्लाउड्स होता है वो इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। सबसे पहला लाइन शेप्स होता है, बेसिक शेप्स होता है, ब्लॉक शेप्स होता है, फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड होता है, स्टार एंड बैनर होता है, ठीक है। तो ये शेप्स के अंदर आते हैं। उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 में एक ग्रुप किया हुआ ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करते हैं तो उसे दोबारा से अनग्रुप कैसे करेंगे। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और जी से अनग्रुप कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जी करेंगे तो आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 36 में देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि SQRT ये गणितीय फंक्शन है जो किसी संख्या का गुना प्रदान करता है या किसी संख्या का घनमूल या किसी संख्या का वर्गमूल या किसी संख्या का वर्ग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम SQRT लगाते हैं, ठीक है। 37 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितना हो सकती है।
तो न्यूनतम 0 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2016 में मान्य सेल एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है, एक सही एड्रेस सेल एड्रेस कौन सा है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, C1 जो है ये मान्य सेल एड्रेस है, सही सेल एड्रेस है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम आता है, उसके बाद रॉ आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जैसे फर्स्ट सेल एड्रेस A1 होता है तो पहले कॉलम आता है, उसके बाद रॉ आता है। तो ऐसे आप देख लेंगे, बाकी गलती नहीं करना है, ठीक है। 38 के बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बाद गूगल क्रोम है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये मतलब वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सब ब्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है स्लीप मोड सिस्टम को डैश डैश स्थिति में ले जाता है। तो यहाँ देखिए कार्यात्मक, जब आप कार्य कर रहे तब होता है, तो ये नहीं होता है। अधिक मोस्ट एक्टिव मतलब पूरा कार्य कर रहे हैं तब होता है, या गैर कार्यात्मक या नॉन एक्टिव या सक्रिय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। आप कोई काम करके छोड़ देते हैं बिना शट डाउन किए, तो उसका जो भी टाइमर सेट रहता है उसके बाद वो अपना स्लीप मोड में चले जाता है जब तक आप उसे कोई टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। नॉन एक्टिव मतलब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और बिना शट डाउन के कहीं पर रख दिया है, तो अपना टाइमिंग जब भी होगा तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र गलत करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और भी मार देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट कुंजी है पेस्ट करने के लिए। बाकी MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल अल्ट और भी होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट को बंद करने के लिए कंट्रोल W हम दबाते हैं। उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम कितना होती है। तो कॉलम की जो चौड़ाई अधिकतम 255 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है, न्यूनतम 0 होता है, ठीक है। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट का हेडिंग बदलने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को हेडिंग फर्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये टेक्स्ट हेडिंग जो होता है MS वर्ड के स्टाइल फीचर में देखेंगे हेडिंग होता है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे शॉर्टकट विधि से। तो राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट और 1 कीजिएगा तो हेडिंग फर्स्ट में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को बदलने के लिए यानी चेंज केस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाती है। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल 2016 में मैक्रोज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। अल्ट के साथ आप से आप मैक्रो को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर C हो जाएंगे। उसके बाद 47 में आपको जानकारी देना है माई कंप्यूटर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, विंडो के साथ ही करेंगे तो आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है दी स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंटिंग। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है स्टार्ट बटन जो होता है वो मतलब कहाँ पे स्थित होता है। वर्क बार, ओपन बार, उसके बाद क्लोज बार और टास्क बार। तो देखेंगे सबसे नीचे में होता है टास्क बार और उसी पे जो होता है स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका D नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है हर एक साल रिपीट किए जाएंगे, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ मतलब 4 करेंगे तो अंडरलाइन कर सकते हैं कोई भी सिलेक्टिव टेक्स्ट को, ठीक है। बाकी बोल्ड के लिए कंट्रोल 2 से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल 3 से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन और कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं MS एक्सेल में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए जानकारी देना है इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स को लाइन बाय लाइन करके मशीन कोड में परिवर्तित करता है।
तो लाइन बाय लाइन जो करता है वो इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे। बाकी इसमें हम 50 सिलेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आप लोग कितना आंसर कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोग को एक फ्रेश वीडियो मिलने वाली है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट क्या सब लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड करेंगे तो फ़ोटो और सिग्नेचर कब और कहाँ करना है सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।